कहानी राजावरम गांव में शुरू होती है। एक बच्चा शौर्य अपने स्कूल जा रहा होता है। जैसे ही वो रंगबली सेंटर पहुंचता है, अपनी साइकिल से गिर जाता है। उसके घुटने पर चोट लग जाती है। ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं होता। हमेशा ही जब भी शौर्य रंगबली सेंटर पहुंचता है, गिर जाता है। खैर, शौर्य अपने स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन उसके क्लास के बच्चे शौर्य की तरफ देखते भी नहीं। ये बात शौर्य को पसंद नहीं आती, क्योंकि शौर्य चाहता है कि मैं जहां भी जाऊं लोग मेरी तरफ देखते रहें और सिर्फ मेरी बातें करें। इसके बाद शौर्य अपने घुटने की चोट से कॉटन निकाल देता है। उसकी चोट से खून बहने लगता है। फिर शौर्य मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में एंटर करता है, जिसके बाद हर कोई बस शौर्य की बातें करना शुरू कर देता है। क्लास में शौर्य के दो खास दोस्त होते हैं, एक है जैकेट और दूसरा है अगाधम। एक दिन शौर्य के दोस्तों का स्कूल के एक दूसरे ग्रुप से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद अगाधम शौर्य के पास आता है, उससे हेल्प मांगता है। फिर शौर्य अपने स्कूल बैग से अपनी व्हाइट शर्ट निकालता है और उस व्हाइट शर्ट को पहनकर उनके साथ फाइट करता है। दरअसल शौर्य बिना व्हाइट शर्ट के कभी फाइट नहीं करता और हमेशा ही ऐसे बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करता है। इसकी वजह से गांव में सब लोग उसे शो कहकर बुलाते हैं। उसके गांव के अंदर आज तक की लड़ाई में कोई भी उससे जीत नहीं पाया था। और एक दिन शौर्य अपनी माँ के साथ पड़ोस के गांव में शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए जाता है। शादी में उस गांव के कुछ लड़के शौर्य से उसका गेम छीन लेते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं, लेकिन शौर्य के पास उस वक्त व्हाइट शर्ट नहीं होती, इसलिए शौर्य उनके साथ फाइट भी नहीं करता। इसके बाद शौर्य को अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है। वो अब हमेशा अपने ही गांव में रहने का फैसला करता है। शौर्य बड़ा हो जाता है, लेकिन वो शो ऑफ करना, सफेद शर्ट पहनकर फाइट करना नहीं छोड़ता। जबरदस्ती शो ऑफ करने की वजह से उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा होती है। शौर्य के पिता विश्वम रंगबली सेंटर पर ही एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। वो चाहते हैं कि शौर्य मेडिकल शॉप पर बैठकर काम सीख ले, लेकिन शौर्य तो बस अपनी मस्ती में ही रहता है और जब भी मन करता है मेडिकल शॉप से पैसे चुराकर अपने दोस्तों के साथ घूमता है, शराब पीता है, जिसकी वजह से विश्वम हमेशा उसे डांटते रहते हैं। आगे हम देखते हैं उस एरिया के एमएलए परशुराम को। वो लोग एक फंक्शन में होते हैं। परशुराम भी शौर्य को बहुत सपोर्ट करता है और शौर्य को वो अपना छोटा भाई मानता है। और एक दिन जब शौर्य मेडिकल शॉप पर आता है, तब फिर से विश्वम उसे डांटना शुरू कर देता है। जिसके बाद शौर्य अपनी माँ से कहता है कि मैं मेडिकल स्टोर का सारा काम अकेले ही संभाल सकता हूँ, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद विश्वम उसे एक कस्टमर का पर्चा देता है और कहता है कि अगर तुमने 2 मिनट में इस पर्चे की दवाई निकाल दी तो मैं मानूंगा कि तुम मेडिकल स्टोर को संभाल सकते हो। शौर्य दवा निकालता है, लेकिन वो सारी दवाइयां गलत होती हैं। जिसके बाद शौर्य एक बार फिर से गले से पैसे निकाल कर वहां से भाग जाता है। विश्वम रोज रोज शौर्य की इन हरकतों से तंग आ जाता है और एक रात वो बहुत गुस्से में होता है और शौर्य की माँ से कहता है कि कल सुबह हर हाल में इसे वैशाख जाना होगा और अगर ये गांव में वापस आना चाहता है तो इसे अपना मेडिसिन कोर्स पूरा करना होगा, नहीं तो मैं इसे घर में भी नहीं रहने दूंगा। छत पर खड़ा शौर्य भी उनकी बातें सुन लेता है। वो समझ जाता है कि उसके पापा बहुत गुस्से में हैं। शौर्य भी सोचता है कि अगर मुझे इस गांव में खुशी खुशी रहना है तो मुझे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना ही होगा। अगली सुबह विश्वम शौर्य को बस स्टैंड पर लेकर जाते हैं और उसे बैजाग जाने वाली बस में बिठा देते हैं। शौर्य बैजाग पहुंच जाता है। उसका दोस्त अगाधम भी बैजाग में उसके साथ ही जाता है। दोनों VIMS मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वहां के डीन से मिलते हैं। कॉलेज का डीन विश्वम का फ्रेंड होता है। वो शौर्य से बेसिक मेडिसिन के बारे में पूछता है, लेकिन शौर्य को कुछ भी पता नहीं होता। हाँ, लेकिन उसे कौन सी शराब को कितना और कैसे मिक्स करना है सब कुछ पता होता है। खैर, थोड़ी कॉमेडी के बाद कॉलेज का डीन उससे कहता है कि कल तुम 3rd ईयर की एक जूनियर स्टूडेंट डॉक्टर अलेख्या से मिल लेना और अगले 3 महीने तक तुम उसे फार्मोलॉजी में असिस्ट करना। वो तुम्हें सिखा देगी कि आगे क्या करना है। अगले दिन शौर्य और अगाधम दोनों कॉलेज आते हैं। वो दोनों अलेख्या से मिलते हैं, लेकिन अलेख्या कहती है कि कल मेरा एग्जाम है, इसलिए तुम OP में जाओ और वहां डॉक्टर सहज से मिल लेना। शौर्य OP में जाने लगता है। तब सीढ़ियों पर उसे कुछ सीनियर्स मिल जाते हैं जो अतुल नाम के एक जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे होते हैं। वो लोग शौर्य से पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। शौर्य उन्हें बताता है कि डॉक्टर सहज के पास जा रहा हूँ और मैं उन्हें फार्मोलॉजी में असिस्ट करूंगा, लेकिन सीनियर स्टूडेंट्स का लीडर उसे रोक देता है। वो अलेख्या को बुलाकर शौर्य को उसके साथ वापस भेज देता है। जिसके बाद शौर्य की नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि सहज ने एग्जाम टॉप किया है और
और उसे गोल्ड मेडल देने के लिए चुना गया है। अब शौर्य उससे मिलने का फैसला करता है। वो सीनियर्स से बचकर ओपी में जाता है और डॉक्टर सहज को ढूंढने लगता है। फाइनली वो डॉक्टर सहज को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो सहज के पास जाता है, उसे बताता है कि मुझे आलेख्या ने फार्मालॉजी में आपको असिस्ट करने के लिए भेजा है। सहज उसे अपने साथ अपने टेबल पर लेकर जाती है, उससे उसकी बेसिक मेडिकल नॉलेज पूछती है। शौर्य के जवाब से उसे पता चल जाता है कि शौर्य को कुछ भी मालूम नहीं है। शाम को सब लोग हॉस्टल में होते हैं। शौर्य और अगाधम अतुल के साथ अपना रूम शेयर करते हैं। अगली सुबह वो लोग फिर से कॉलेज में होते हैं। शौर्य भी सहज के पास आता है। सहज के साथ उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तभी एक लड़की सहज के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। सहज अपने पापा के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो कैंपस में फिर से शौर्य से मिलती है। पूछने पर वो शौर्य को बताती है कि मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे पापा अक्सर किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने के लिए आते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खैर, इसके बाद सहज की देखरेख में शौर्य की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और शौर्य सहज को इम्प्रेस भी कर लेता है। कुछ इंसिडेंट्स के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं और एक दिन सहज शौर्य को बताती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। वो शौर्य को डिसेंट कपड़े पहनकर जाने के लिए कहती है। शौर्य अकेले ही सहज के पापा से मिलने के लिए चला जाता है। वो सहज का आलीशान घर देखकर हैरान रह जाता है। तभी सहज के पापा भी उसके सामने आते हैं। चाय नाश्ते के बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी सहज अपने पापा को कॉल करती है। सहज के पापा साइड में चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे शौर्य पसंद है। सहज भी खुश हो जाती है। वो शौर्य को मैसेज करके बता देती है कि पापा ने तुम्हें पसंद कर लिया है और अब तुम आगे शादी की बात कर सकते हो। उसके बाद शौर्य उनसे कहता है कि अब मम्मी पापा से बात करके हम अपने गाँव में यह शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। जिसके बाद सहज के पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गाँव कौन सा है। शौर्य बताता है कि राजवरम, और ये सुनते ही सहज के पापा चौंक जाते हैं। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि राजवरम से उनकी फैमिली का पुराना इतिहास जुड़ा है। वो शौर्य से पूछते हैं कि गांव छोड़कर शहर में बसने के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है। शौर्य कहता है कि मैं गांव छोड़कर बाहर सेटल होने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इसके बाद शौर्य के पापा शादी से मना करके वहां से चले जाते हैं। शौर्य को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सहज को बताता है, जिसके बाद सहज एक बार फिर से अपने पापा से बात करती है और फिर से उनकी मीटिंग अरेंज करती है। और इस मीटिंग में सहज के पापा शौर्य से पूछते हैं कि अगर मैं राजवरम की बात करूं तो तुम्हें वहां की कौन सी चीज सबसे पहले याद आती है। शौर्य रंगबली सेंटर का नाम लेता है और बताता है कि वहां पर रंगा रेड्डी नाम के एक खतरनाक क्रिमिनल का गला काटकर बलि दी गई थी, इसलिए उस सेंटर का नाम रंगाबली पड़ गया है। जिसके बाद सहज के पापा उसे बताते हैं कि वो रंगा रेड्डी मेरे पिता थे जिनका कत्ल हुआ था और कत्ल के बाद हर कोई बस उस जगह को रंगाबली सेंटर बुलाने लगा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती थी और इसलिए मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया था। और अब मैं फिर से वहां जाकर अपने जख्मों को ताज़ा नहीं करना चाहता क्योंकि वहां जाने के बाद कोई भी जब रंगाबली सेंटर का नाम लेगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी और तुम मेरे इस इमोशन को समझ नहीं पाओगे। इसके बाद शौर्य उनसे कहता है कि अगर नाम से ही प्रॉब्लम है तो मैं उस सेंटर का नाम ही बदलवा सकता हूँ। आप मुझे बस कुछ दिनों का टाइम दीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शौर्य का कोर्स भी पूरा हो चुका था तो वो अगाधम को अपने साथ लेकर गांव वापस आ जाता है और उसके कानों में भी अब रंगाबली सेंटर का नाम चुभने लगता है। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनके साथ मिलकर सेंटर का नाम बदलने की प्लानिंग करता है। अगाधम उसे आइडिया देता है कि हम सेंटर पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद लोग इसे बॉम्ब ब्लास्ट सेंटर बुलाने लगेंगे। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद अगाधम उनके लिए एक बॉम्ब बनाता है और रात 10 बजे वो लोग बॉम्ब लेकर रंगाबली सेंटर पहुंच जाते हैं। सेंटर पर सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन शौर्य के पापा विश्वम का मेडिकल अब भी खुला था। दरअसल 10:30 बजे एक लास्ट बस सेंटर पर आती है। उस बस से वेंकट राव नाम का एक आदमी मेडिकल शॉप पर आता है और इंसुलिन इंजेक्शन लेकर जाता है। विश्वम इसे अपनी ड्यूटी समझता है और हमेशा वेंकट राव के आने के बाद उसे इंजेक्शन देने के बाद ही दुकान बंद करता है। आज भी वो ऐसा ही करता है। विश्वम के जाने के बाद वो लोग बॉम्ब को सेंटर में रखकर ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट होते ही यह खबर मीडिया में फैल जाती है और हम सहज के पापा को देखते हैं। टीवी पर खबर आ रही होती है कि रंगाबली सेंटर पर ब्लास्ट हुआ है और जब भी वो रंगाबली सेंटर का नाम सुनते हैं परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम एमएलए परशुराम को देखते हैं जो टीवी पर बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज देखता है और गुस्से में अपने पीए से कहता है कि यह खबर जल्द से जल्द मीडिया से खत्म हो जानी चाहिए। मीडिया से जल्द ही सारी खबरें हट जाती हैं। बॉम्ब ब्लास्ट का कोई भी फायदा नहीं होता। शौर्य परेशान हो जाता है। तभी उसे सहज का कॉल आता है। सहज उसे बताती है कि
तुम जो भी कर रहे हो उससे मेरे पापा को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शौर्य उसकी बात कहाँ मानने वाला था। अपने दोस्तों के साथ दूसरा प्लान बनाता है कि अगर हम सेंटर पर घोड़े का स्टैच्यू लगा दे और उसका इनॉग्रेशन किसी सेलिब्रिटी से करवाएं तो धीरे धीरे लोग इस सेंटर को उस घोड़े के नाम से जानने लगेंगे। इसके बाद शौर्य एमएलए के पास जाता है। वो एमएलए से कहता है कि मैं आपको एक फंक्शन के लिए इनवाइट करने आया हूँ। एमएलए उसे अपना छोटा भाई मानता था तो शौर्य से कोई डिटेल्स नहीं पूछता और उससे कहता है कि तुम जब भी कहोगे, जहां भी कहोगे, मैं आ जाऊंगा। शौर्य वापस सेंटर पर आ जाता है। वो अपनी तैयारी पूरी कर लेता है और इनॉग्रेशन के दिन एमएलए को सेंटर पर बुलाता है। एमएलए वहां पहुंचता है और वहां की सारी तैयारी देखकर एमएलए को समझ में आ जाता है कि ये लोग सेंटर में एक घोड़े का स्टैच्यू इनॉग्रेट करने वाले हैं। वो अपने पीए से कहता है कि सिर्फ 2 मिनट में घोड़े सहित यह पूरी जगह खाली हो जानी चाहिए। एमएलए के आदमी सभी को भगा देते हैं और घोड़े को भी आग लगा देते हैं। इसके बाद एमएलए शौर्य के पास जाता है। उससे पूछता है कि इस सेंटर के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम्हें पता है कि रंगारेड्डी का वध करने वाला कौन था? वो मेरे पापा काइकाला वैश्वराजू थे। रंगारेड्डी को मारने के बाद पब्लिक ने उन्हें एमएलए बनाया और अब उनकी जगह पर मैं एमएलए हूँ। यह खाली सेंटर ही मेरी फैमिली की पहचान है। यह मेरा इमोशन है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। अंत में एमएलए शौर्य से कहता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इससे हम अपने संबंध को खराब नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा इस सेंटर पर ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि मेरी फैमिली की पहचान पर कोई असर पड़े। एमएलए वहां से चला जाता है। शाम को शौर्य अपने दोस्तों के साथ पी रहा होता है। तभी एमएलए का सेक्रेटरी उसे कॉल करता है। वो शौर्य से कहता है कि एमएलए के पास उस सेंटर को खाली रखने की अपनी एक वजह है और उन्होंने तुम्हें वो वजह समझा भी दी है। लेकिन शौर्य कहता है कि उसे समझाना नहीं, धमकी देना कहते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी इनॉग्रेशन के लिए बुला सकता हूँ। तभी शौर्य को सहज का कॉल आ जाता है। शौर्य एमएलए का फोन होल्ड करके सहज से बात करने लगता है। एमएलए को यह बात बहुत चुभ जाती है। वो अपने पीए से कहता है कि शायद मैंने उसे ठीक से नहीं समझाया। अगली सुबह मेडिकल स्टोर पर एक आदमी विश्वम से झगड़ा कर रहा होता है। वो आदमी विश्वम पर इल्जाम लगा रहा होता है कि विश्वम ने उसे एक्सपायरी डेट की दवा दी है। आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उनका विश्वम से भरोसा उड़ जाता है। तभी एमएलए का सेक्रेटरी वहां आता है और सबको वहां से भगा देता है। इसके बाद एमएलए शौर्य को कॉल करता है। वो शौर्य से कहता है कि एक बार नाम बदनाम हो जाए तो क्या होता है ये तुम्हें अब पता चल जाएगा। उस पूरे दिन में मेडिकल शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आता। शौर्य के पापा भी बहुत दुखी होते हैं। शौर्य उनका ख्याल रखता है। शाम हो जाती है। रात में 10:30 बजे आखिरी बस आती है। वेंकटराव मेडिकल शॉप पर आता है। वो विश्वम से कहता है कि मुझे आज इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारा 50 रुपया तुम्हें लौटाने आया था। इसके बाद विश्वम मायूस हो जाता है। वो शौर्य से कहता है कि तुम गाँव छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाओ। जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा तब वापस आ जाना। शौर्य अपने पापा को घर भेज देता है। इसके बाद रात में ही शौर्य अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो परेशान होता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर ये रंगारेड्डी कौन है। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि अगर तुम रंगारेड्डी के बारे में जानना चाहते हो तो सोडा साप वाले शिवैया से मिल लो। शौर्य अपने दोस्तों के साथ शिवैया के पास जाता है और उससे रंगारेड्डी के बारे में पूछता है, जिसके बाद शिवैया उससे कहता है कि तुम विश्वम के बेटे हो और अब तक तुम्हें रंगारेड्डी के बारे में नहीं पता। इसके बाद हम फ्लैशबैक में रंगारेड्डी की कहानी देखते हैं। मार्केट के सभी दुकानदार उसके घर पर आते हैं। वो रंगारेड्डी से बताते हैं कि एमएलए के गुंडों ने हमें दुकान खाली करने के लिए कहा है और अब आप ही हमें बचा सकते हो। रंगारेड्डी उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जा सकते हो। वो सबको अपने घर से भगा देता है। जिसके बाद शिवैया उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रंगारेड्डी उसे बताता है कि अगर मैं हमेशा इनके लिए आगे खड़ा होकर लड़ाई लड़ूंगा तो ये लोग लड़ना भूल जाएंगे और हर मुश्किल में उम्मीद करेंगे कि कोई इन्हें आकर बचा ले। इसके बाद रंगारेड्डी एमएलए गुरु के घर पर जाता है। वहां एमएलए कंपनी वालों के साथ डील साइन करने वाला होता है कि वो 25 करोड़ में पूरी मार्केट को खाली करवा देगा। इसके बाद रंगारेड्डी उसे धमकाता है, जिससे गुरु डर जाता है। उसका एक आदमी भी आकर गुरु को बताता है कि लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट कर दी है। रंगारेड्डी और कोर्ट के डर से एमएलए इस डील को तोड़ देता है और मार्केट वालों से कहता है कि मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी
और अब उस मार्केट को कोई भी खाली नहीं करवा सकता। इसके बाद वो अपने भरोसेमंद साथी वैश्वराजू को किसी भी हाल में रंगारेड्डी को मारने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं शौर्य के बचपन को। आज उसका बर्थडे भी होता है। केक काटने के बाद विश्वम उसे एक साइकिल गिफ्ट करता है। शौर्य साइकिल लेकर मार्केट की तरफ निकल जाता है। इधर मार्केट में भी एक पूजा चल रही होती है। रंगारेड्डी भी शिवैया और सहेज के साथ इस पूजा में शामिल होता है। वो वापस घर जा रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उस पर अटैक होने वाला है। वो सहेज को शिवैया के साथ घर भेज देता है और खुद उस पर अटैक करने वालों के साथ फाइट करने लगता है। और उनके बीच में शौर्य भी अपनी साइकिल लेकर खेलते हुए वहां पहुंच जाता है। उस वक्त सर्कल पर घोड़े का एक स्टैच्यू भी था जो शौर्य के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी रंगारेड्डी बीच में आता है और शौर्य को बचा लेता है। शौर्य वहां से भाग जाता है। इसके बाद वैश्वराजू रंगारेड्डी की गर्दन उड़ा देता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। शिवैया उनसे कहता है कि रंगारेड्डी ने अकेले ही लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आज दुनिया उसे क्रिमिनल के रूप में जानती है। लोग उसके एहसानों को भूल चुके हैं। शौर्य रंगारेड्डी की कहानी सुनकर रोने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी जिंदगी तो बस रंगारेड्डी की कर्जदार है। वो अपने बुलेट से रंगाबली सेंटर पर आता है, लेकिन एक बार फिर से सेंटर पर पहुंचते ही गिर जाता है। सेंटर पर एमएलए के आदमी भी होते हैं। वो शौर्य का मजाक उड़ाने लगते हैं। शौर्य वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से सफेद शर्ट पहनकर आता है और उन सब की जबरदस्त धुलाई करता है। इसके बाद एमएलए के पास उसके घर जाता है। वो एमएलए को पहली बार उसके नाम से बुलाता है। वो परशुराम को वार्निंग देता है और कहता है कि अब मैं उस सेंटर का नाम बदल कर ही रहूंगा। इसके बाद शौर्य वापस से रंगाबली सेंटर आता है। वो शिवैया के साथ मिलकर पब्लिक मीटिंग अरेंज करता है। शौर्य के बुलाने पर उस मीटिंग में गांव और आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। शौर्य शिवैया से कहता है कि इन सबको रंगारेड्डी के अच्छे कामों के बारे में बताओ, ताकि सबको समझ में आए कि रंगारेड्डी ने उनके लिए क्या किया था। इतना सुनने के बाद लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वहां कोई भी रंगारेड्डी के बारे में अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहता था। उन्हें लगा था कि शायद कोई नाच गाने का प्रोग्राम होगा। दूसरी तरफ एमएलए नाच गाने का प्रोग्राम करवा रहा होता है। शौर्य की मीटिंग से भागकर सब लोग एमएलए के प्रोग्राम में चले जाते हैं, जहां जबरदस्त नाच गाना होता है। शौर्य भी उनके बीच में आ जाता है। वो एमएलए को अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है, उसके साथ डांस कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर में शौर्य व्हाइट शर्ट पहन लेता है और स्टेज पर ही एमएलए को चाकू मार देता है। इसके बाद पुलिस शौर्य को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन हर कोई ये सोचकर हैरान होता है कि जब दोनों भाई के जैसे एक साथ रहते थे तो आखिरकार शौर्य ने एमएलए को चाकू क्यों मारा। लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं होता। और कुछ टाइम बाद पुलिस शौर्य को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही होती है। मीडिया उससे सवाल करती है कि आखिर तुमने एमएलए को क्यों मारा, लेकिन शौर्य बिना कुछ बोले बस एक पेपर पर रंगारेड्डी लिखकर मीडिया को दे देता है। इसके बाद पूरे शहर में मीडिया में बस रंगारेड्डी की चर्चा होने लगती है। हर कोई बस रंगारेड्डी के बारे में जानना चाहता है और कुछ ही घंटों में पब्लिक और मीडिया एमएलए के खिलाफ और रंगारेड्डी के सपोर्ट में आ जाती है। हॉस्पिटल में घायल पड़ा एमएलए बहुत परेशान होता है, लेकिन अब वो शौर्य का कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद पुलिस शौर्य को कोर्ट में लेकर जाती है, लेकिन कोर्ट के बाहर बहुत पब्लिक होती है। आज हर कोई शौर्य की बात सुनने को तैयार होता है। शौर्य उन सब के सामने स्पीच देना शुरू करता है। वो कहता है कि हम सब रंगाबली सेंटर के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि वहां पर रंगारेड्डी का मर्डर हुआ था, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आप सब जो भी रंगाबली सेंटर के आसपास रहते हैं वो सब सिर्फ रंगारेड्डी की वजह से जिंदा हैं। हम सब सिर्फ लोगों की बुराइयों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज से हम सब अपने अंदर एक बदलाव लाते हैं और लोगों की अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। और आज से रंगाबली सेंटर को रंगाबली नहीं रंगा भले सेंटर बुलाएंगे। उसकी स्पीच से राजवरम के लोगों में बड़ा बदलाव आता है। आगे हम देखते हैं कि सहेज और उसके पापा राजवरम आते हैं। सहेज के पापा लोगों से रंगाबली सेंटर की जगह रंगा भले सेंटर नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं और यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।